अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना। डॉलर स्वैप क्या होता है इस चीज को हम लोग समझेंगे, या फिर डॉलर रुपी स्वैप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया है 5 बिलियन यूएस डॉलर का डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन को, और ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव का पार्ट है। इसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर्स लीडिंग टू इन्फ्यूजन ऑफ डॉलर्स एंड सकिंग आउट द रुपी फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम में जो है वो डॉलर को इन्फ्यूज करके, डॉलर को डालकर रुपी को जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम से जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। तो ये डॉलर रुपी स्वैप हम लोग को देखने को मिलता है। बट एक्चुअल में जो अभी जो कंडक्ट किया जा रहा है डॉलर रुपी स्वैप की ऑक्शन जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इसमें हमारी जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक जो है वो क्या कर रही है, वो हमारी रुपीस का जो है वो इस्तेमाल कर रही है दूसरी करेंसी को परचेज करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना। हमारे जो बैंक्स हैं, कौन से, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप घर से बाहर निकलते हैं आपको बैंक जो है वो मिलता है, राइट। तो हमारे अलग अलग बैंक्स हैं, राइट, हमारी कंट्री के अंदर। तो इन बैंक्स को रेगुलेट कौन करती है, आरबीआई रेगुलेट करती है। अभी आरबीआई क्या कर रही है, बैंकों से बोल रही है कि आपके पास यूएस डॉलर है रखा है, लाओ दो मुझे, मैं आपको जो है वो रुपीस देता हूँ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि मैं आपको जो है वो रुपीस देता हूँ, मैं आपको करेंसी देता हूँ, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आप जो है ये डॉलर जो है वो मुझसे वापस ले लेना, करेंसी जो है वो मुझे दे देना। इसका क्या मतलब हुआ, समझे समझे आप? ऐसा आरबीआई ने क्यों किया, मैंने आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप की हुई है गाइस, कि आरबीआई जो है वो क्या, इसका काम क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना, ये इसकी मॉनेटरी पॉलिसीज हम लोग को आरबीआई की देखने को मिलती है। गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है ना। गवर्नमेंट का रोल होता है, हम लोग को देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट जो है वो करने का, ग्रोथ और डेवलपमेंट पर ध्यान देने का। आरबीआई का रोल होता है महंगाई को कम करने का, ये चेक करने का कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर कितना पैसा जो है वो लिक्विडिटी में हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। कितना पैसा लोगों के हाथ में हम लोग को देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है। याद आ रहा है आपको, हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी में जब पैसा सर्कुलेट होता है तब उस समय इकोनॉमी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आता है। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, वेरियस चीज़ों में खर्च करेंगे, राइट। जैसे कि अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। जब लोगों के हाथ में पैसा आता है, जब बैंक जो है अपना इंटरेस्ट को कम करती है, तो ये लिक्विडिटी वाला पॉइंट आपको क्लियर है कि लोगों के हाथ में किस प्रकार से जो पैसा आता है और किस प्रकार से लिक्विडिटी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी आरबीआई ने क्या किया, डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शनिंग। पहली बात तो ये समझो है क्या, वर्ड टू वर्ड हम लोग समझेंगे पूरी चीजों को। तो ये एक फॉरेक्स टूल हम लोग को देखने को मिल रहा है, विदेशी मुद्रा उपकरण है ये। सेंट्रल बैंक यानी कि हमारी आरबीआई इसका इस्तेमाल करती है एक करेंसी को परचेज करके दूसरी करेंसी देने में इस्तेमाल करती है। मतलब जैसे हमने डॉलर को परचेज किया, रुपीज जो है वो दे दिया, या फिर रुपीज को परचेज किया डॉलर देकर, इससे, या फिर कोई भी करेंसी को देकर। ये जरूरी नहीं कि डॉलर पर ही हो रहा है, कोई भी करेंसी जो है वो हो सकती है, डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर। इसको हम लोग करेंसी स्वैप बोलते हैं, राइट, जो आरबीआई का एक फॉरेक्स टूल है। अब डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप क्या है, तो इसमें सेंट्रल बैंक जो है वो डॉलर को खरीदती है बैंकों से। ध्यान ध्यान से सुनना, सेंट्रल बैंक यानी कि हमारी आरबीआई ये डॉलर खरीद रही है बैंकों से इन एक्सचेंज फॉर इंडियन रुपीज। आरबीआई ने डॉलर खरीदे, आरबीआई ने रुपीज दे दिए, राइट। जैसे $1 खरीदा और 70 रुपए 75 जितना चल रहा है वो जो है वो उस रेट के हिसाब से जो है वो दे दिया। एंड इमीडिएटली गेट्स इनटू एन अपोजिट डील विद बैंक्स प्रॉमिसिंग टू सेल डॉलर एट लेटर डेट। जैसे ही खरीदा, लिखवा लिया बैंकों से कि इस तारीख को मैं आपको वापस जो है वो डॉलर दे दूंगा, आप मुझे वापस रुपीज दे देना। इसका क्या मतलब हुआ, समझे आप? क्या चीज आपके समझ में आ रही है इस चीज को लेकर, कि आरबीआई क्या कर रही है, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में या इकोनॉमी के अंदर पैसे के फ्लो को इंक्रीज कर रही है। आरबीआई जब डॉलर खरीदेगी तो वो क्या देगी, पैसा देगी, रुपीज देगी। और मैंने आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करी है कि इकोनॉमी को बेहतर तरीके से, हेल्दी तरीके से रन करवाने के लिए मार्केट में पैसों की आवश्यकता होनी चाहिए। आज की डेट में मार्केट के अंदर पैसा नहीं है, राइट। तो हमें इकोनॉमी में पैसे को सर्कुलेट करना है, राइट। और इकोनॉमी में जब पैसा सर्कुलेट होगा तब फायदा क्या होगा, एक कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आपको बिल्डिंग बनवानी है, बट आपको जो है वो ऑब्वियस होता है कि इकोनॉमी में पैसा नहीं है। अब इकोनॉमी में पैसा नहीं है, मनी नहीं है, मनी का सर्कुलेशन नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम जो है वो क्या आएगी, बैंक के इंटरेस्ट रेट हाई होंगे। और जब आप मनी को इंक्रीज कर दोगे, अरे डिमांड और सप्लाई का सिंपल रूल है इकोनॉमिक्स के अंदर, ये चीज दिमाग में रखना। डिमांड और सप्लाई की, इस टॉपिक को डिमांड और सप्लाई के साथ रिलेट करो।
आप मुझे बताओ, डिमांड जो है, सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लेता हूँ कि आपको जो है वो फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर जो है वो लोगों को कपड़ा चाहिए, कपड़ा लोगों की बेसिक नीड है, राइट। अब एक कपड़े की दुकान जो है वो खचाखच भरी हुई है कपड़े से, और कपड़े की दुकान वाले को जो है वो कपड़ों को बेचना है, और उसकी दुकान खचाखच भरी हुई है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो डिस्काउंटेड रेट में बेच देगा, कम कीमत में बेचेगा, क्योंकि उसको अपनी दुकान जो है वो खाली करनी है, राइट। तो जब सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम, तब हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है वो घटेंगे, वो डिस्काउंटेड रेट में बेचेगा, उसको तो बोलेगा खरीदो भैया लो, क्योंकि उसको अपनी दुकान खाली करनी है। सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, तो क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, प्राइस इंक्रीज होंगे। इन्फ्लेशन समझ में आ रहा है आपको? कुछ इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है आपके दिमाग के सामने, आंखों के सामने? महंगाई बढ़ती घटती दिखाई दे रही है डिमांड और सप्लाई के रूल से। महंगाई कैसे बढ़ेगी? डिमांड पैसों की क्या है, ज्यादा है, पैसा मार्केट में कम है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सिंपल डिमांड और सप्लाई का सिंपल सा रूल है। अब यहां पर क्या किया आरबीआई ने, बैंक से डॉलर लिए, बैंक को पैसा दे दिया, मनी दे दिया, मतलब इकोनॉमी में मनी छोड़ दिया। इकोनॉमी में मनी ज्यादा है, बैंक को लोन जो है वो देना है कस्टमर्स को। अब अभी तक क्या हो रहा था, अभी लोन लोगों को चाहिए, लोगों की डिमांड है लोन की, बट लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर पैसा कम है। अब आरबीआई ने बोला भर भर के इकोनॉमी के अंदर पैसा डालना है। आरबीआई की अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, जिस पॉलिसी के माध्यम से भी आरबीआई ने इसकी बात करी थी, लिक्विडिटी की बात करी थी, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो मार्केट के अंदर डालना है, इकोनॉमी के अंदर डालना है। क्योंकि बैंकों के पास अगर ज्यादा पैसा होगा, करेंसी इंडियन करेंसी ज्यादा होगी, तो बैंक जो है वो उसको लोन देगी लोगों को, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि उसकी दुकान खचाखच भरी है पैसों की, उसको खाली करना है, उसको लोगों तक पहुंचाना है, तो डिस्काउंटेड रेट में पहुंचाएगी, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पहुंचाएगी। ये गेम है। इकोनॉमिक्स को अगर आपको समझना है तो बहुत सिंपल लैंग्वेज से समझो, सिंपल तरीके से पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर आपको होगी। ये पूरा गेम डिमांड और सप्लाई का है। लोग इसमें अटके रहेंगे कि डॉलर, ये आईएनआर स्वैप कैसे होगा, क्या होगा, वो सब नहीं समझना। कॉन्सेप्ट इज डिमांड एंड सप्लाई। आज की रेट की डिमांड क्या है कि लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दूसरे लोगों को जॉब मिलेगी और हमारी कंट्री स्टेबल होगी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल होगी। दिस इज द थिंग। गेटिंग इट? क्लियर हुआ? यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं, पहले ये बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड। थोड़ा सा भी डाउट आया करे कहीं पर भी, तुरंत पूछा करो आप, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के ऐसे टॉपिक होते हैं कि अगर ऊपर से चले गए ना तो फिर वो आउट हो जाते हैं, मतलब फिर वो समझ में नहीं आते। इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको एक एक स्टेप में समझाता हूँ। कई बार इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, मैं इन टॉपिक खत्म करने से पहले आपसे पूछ लेता हूँ कोई डाउट है कि नहीं, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी होती है। तो यहाँ तक आप बात समझ गए ना पूरी तरह से? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक क्यों एंगेज है इन सब चीजों में, इन सब एक्टिविटी में? तो आपको पता है कि सेंट्रल बैंक का काम क्या है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इकोनॉमी में कितना पैसा आएगा, कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, इसको मैनेज करने का काम होता है आरबीआई का। अब बढ़ाना घटाना का सीधे सीधे मतलब आपको डिमांड और सप्लाई से इन्फ्लेशन बढ़ना और घटना समझ में आ गया। मतलब इसी टॉपिक के साथ आपका इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति, महंगाई का टॉपिक जो है वो भी आपका क्लियर होगा कि यार महंगाई क्यों बढ़ रही, क्यों घट रही है। तो सिंपल सा रूल मेंस में लिख कर आना, लिक्विडिटी, कि पैसा मार्केट में, जब पैसा जो है वो कम होगा, मतलब कि डिमांड लोगों की पैसों को लेकर ज्यादा है, तो बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी ही, राइट, क्योंकि दूसरी एक्टिविटी बंद हो गई है, ब्लॉक हो गई है। तो ये रिलेशन जो है वो आप क्रिएट करना कि मार्केट में जब पैसा आता है तब हमें देखने को मिलता है कि मार्केट की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, राइट। बट बहुत ही ज्यादा पैसा आ गया तो भी एक बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिलती है, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो है वो डिक्रीज होने लगते हैं। डिफ्लेशन सुना है कभी? ये वो वाली चीज है। तो वो कॉन्सेप्ट भी इस प्रकार से क्लियर होता है। तो कभी भी एक टॉपिक जब आप पढ़ो तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करने की कोशिश किया करो, और बहुत ही सिंपल तरीके से, राइट। और अभी जो हमारा टॉपिक है डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप का है, या डॉलर रुपी इन जनरल स्वैप का है, तो आइए इस पर वापस से आते हैं। आई थिंक एक बेसिक कॉन्सेप्ट आके क्लियर हो गया है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो क्यों करती है ऐसा? लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, राइट। इसके अलावा करेंसी रेट कितना चल रहा है उसको चेक करने के लिए, राइट, कि उसको बैलेंस करने के लिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी रुपी जो है वो डिवैल्यू हो जाए डॉलर के अगेंस्ट,
डॉलर इतना स्ट्रांग होने लगे हमारी कंट्री के अंदर कि डॉलर की डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि हमारी रुपी जो है वो डाउन हो जाए, इसलिए डॉलर खरीद लिया, रुपी जो है वो दे दिया, राइट। अब इससे एक और चीज़ जो है वो क्या होती है, इससे एक और चीज़ हम लोग को ये देखने को मिलती है स्टॉक मार्केट और या फिर बॉन्ड्स की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि काफ़ी सारे बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डॉलर में जो है वो लिए जाते हैं। अभी क्या हो रहा है, अच्छा आप लोग अब मुझे बताएं, अभी आरबीआई ने क्या किया, डॉलर को खींच लिया बैंकों से। आप मुझे ये बताओ कि डॉलर के बॉन्ड जिन लोगों ने परचेज किए होंगे उन बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे? अभी देखते हैं किसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बहुत ध्यान से ठंडे दिमाग से सोचो, आरबीआई ने डॉलर निकाल लिए मार्केट से, तो डॉलर बॉन्ड वाले जो प्राइस या डॉलर बॉन्ड समझते होगे आप कि जो बॉन्ड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो डॉलर के ऊपर आधारित होते हैं, डॉलर के प्राइस इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर आधारित होते हैं, तो इंडिया के अंदर ये वाले बॉन्ड के प्राइस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? कौन बताएगा? इसका आंसर आप दोगे मुझे, कैसे दोगे? रुको सुनो, जब भी किसी चीज की मार्केट में किसी चीज की सप्लाई जो है वो कम है, अब बहुत ध्यान से सुनना, सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, प्राइस इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? मार्केट में जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बोला कि इस कोर्स में 100 ही लोग जो है वो एंट्री ले सकते हैं, 100 ही लोग एंट्री ले सकते हैं, राइट। अब जैसे छोड़ो प्राइस, ये कोर्स छोड़ो, मूवी में आपने देखा है पिक्चर थिएटर में जो मूवी हाउसफुल हो जाती है, कुछ लोग बाहर रहते हैं, वो बोलते हैं आओ ब्लैक में चले जाओ अंदर, क्योंकि वो पहले से टिकट परचेज करके रखे होते हैं। डिमांड ज़्यादा है तो ब्लैक में टिकट महंगे में बिकती है, सस्ते में बिकती है, सप्लाई जो है वो फुलफिल है। अरे भैया महंगे में बिकती है ना। आरबीआई डॉलर्स को जो है वो खींच रहा है, कहां से? इंडियन बैंकों से। जिन लोगों ने डॉलर्स को लेकर बॉन्ड जो है वो लिए हैं, अभी क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आरबीआई ने खत्म करना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया, वो बॉन्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, रुपीज जो है वो देना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मतलब जो बॉन्ड्स जो होंगे, जो आरबीआई मतलब जो पहले से जो है वो यूएस डॉलर के ऊपर बेस्ड जो बॉन्ड होंगे वो इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो कम हम लोग को देखने को मिल रहा है और लोगों के दिमाग में जो वो क्या चीज आ गई कि आरबीआई परचेज कर रही है, परचेज कर रही है मतलब तुरंत पैसा दे रही है। सो आपको उसको एक्सचेंज करने में बेनिफिट हो रहा है कि तुरंत जो है वो आपको एक्सचेंज जो है वो उसका मिल जाएगा। बैंक के पास जाओगे तुरंत बैंक जो है वो 1 सेकंड में आपको जो है वो लिक्विडिटी जो है वो करके जो है वो प्रोवाइड करा देगी, क्योंकि अभी बैंक को जो है वो फायदा है आरबीआई को देने में, क्योंकि आरबीआई बैंकों के पास जो है वो भर भर कर पैसा जो है वो डाल रही है। तो यील्ड इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? आलेदी बॉन्ड कुछ भी नहीं है, बॉन्ड एक पेपर हम लोग को बॉन्ड से रिलेटेड टॉपिक तो पहले भी मैंने क्लियर किया हुआ है आपको, मेरे ख्याल से आपने अभी भी क्लासेस लेना शुरू किया है क्या? बॉन्ड का टॉपिक तो इतनी बार इतने अच्छे से मैंने क्लियर किया हुआ आप लोगों को। इंक्रीज होगा, बॉन्ड के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, राइट, क्योंकि मार्केट के अंदर आरबीआई ने उस चीज को जो है वो उठा लिया। डिमांड और सप्लाई का सिंपल रूल है, इसको आराम से समझा करो। होती है इकोनॉमिक्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, बट उन लोगों के लिए होती है जो कि बेसिक से चीजों को नहीं समझते। आपको बेसिक से चीजों को समझना है, क्लियर? सो आरबीआई जो है वो महंगाई को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर इस चीज पर जो है वो काम कर रही है, स्टूल पर जो है वो काम कर रही है, टू कीप अ टैब ऑन इन्फ्लेशन, राइट, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के पर्पस के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए, राइट। यूजुअली सेंट्रल बैंक ट्रेडिशनल टूल्स का उपयोग करती है जिसमें वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है, कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देती है, राइट, जिसके कारण इकोनॉमी पर कई बार नेगेटिव इंपैक्ट भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। उसकी वजह पिछले साल से अगर हम लोग बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शनिंग भी करी थी, और अभी हम लोग को डॉलर स्वैप की ऑक्शनिंग देखने को मिल रही है। द टर्म इज ऑक्शनिंग एग्रीमेंट। अभी हमने क्या देखा कि बैंक से जो है वो तुरंत इसने ये लिया, डॉलर लिए और तुरंत जो है वो दे दिया, उसको इमीडिएटली लिख कर दे दिया कि इस तारीख को जो है मैं वापस जो है वो करूंगा आपको ये डॉलर, आपको मुझे वापस पैसा देना है। क्योंकि फॉर अ वेरी शॉर्ट, क्योंकि ज़्यादा समय तक अगर मार्केट में वो पैसा रहेगा तो उसके कारण मार्केट के जो जो दूसरी कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस जो है वो हैम्पर हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ गया, परचेजिंग पावर लोगों के हाथ में आ गई। अब परचेजिंग पावर अगर आ जाएगी तो इंडस्ट्रीज़ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट जो होंगे वो लो होंगे, और उनके प्रोडक्ट अगर लो हुए तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी मतलब मार्केट में पड़ जाएगा, इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज लोगों को जॉब से निकालना शुरू कर देंगी,
क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ गया, लोगों के पास परचेसिंग पावर है. व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू परचेज अ प्रोडक्ट. इसकी दो चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी. एक, या तो प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा है और लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर जो है वो आ चुकी है, तो प्राइस जो है वो कम होंगी कई केसेस में, और इतनी जो है वो कम ना हो जाए कि इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार में आ जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा नहीं होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री बंद कर देगा. तो इस तरीके से आप समझिए चीजों को. तो ऐसा ना हो, इसलिए आरबीआई जो है वो समय समय पर चीजों को बैलेंस करके रखती है. महंगाई तो बहुत अच्छी लगती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, पता है आपको, इन्फ्लेशन बहुत अच्छा लगता है इंडस्ट्रियलिस्ट को. इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि महंगाई हमेशा रहे, क्योंकि महंगाई रहेगी उनके प्रोडक्ट के कॉस्ट जो है वो बढ़ते रहेंगे, राइट. क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल जो है या फिर उनकी जो लागत है जो उन्होंने लगाई है, वो एक एक्सटेंट तक ही हम लोग को देखने को मिलती है कि बढ़ेगी. बाकी जो महंगाई जो बढ़ेगी वो फाइनल प्रोडक्ट पर ही बढ़ेगी ना. रॉ मटेरियल पर तो बढ़ नहीं रही है महंगाई, बढ़ती हुई कहाँ नजर आ रही है? फाइनल प्रोडक्ट पर हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है, फिनिश्ड गुड पर बढ़ती हुई नजर आ रही है. तो फिनिश अगर महंगाई बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट को इससे सबसे ज्यादा फायदा जो है वो, तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो चाहते हैं कि हमेशा इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता रहे. कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि महंगाई होती रहे. महंगाई का असर इसीलिए कॉमन मैन पर पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि आम जनता जो है उस पर महंगाई का भार है. क्यों कहते हैं आम जनता पर महंगाई का भार है? क्योंकि सफर वो करते हैं, क्योंकि परचेज कमोडिटी उनको परचेज करनी है, राइट. इवन टैक्स की भी अगर हम बात करें तो टैक्स का बर्डन जो है वो किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर है, जो कंज्यूम करता है, उपभोक्ता के ऊपर है, राइट. तो ये टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी है इकोनॉमिक्स के अंदर. तो इसके इंपैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो फॉरेक्स स्वैप जो है, दे आर इंटेंडेड अंडरलाइन द वर्ड इंटेंडेड फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट. इसको लाया ही गया है किस चीज के लिए? लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए. अभी मैंने आपको पूरा समझाया. आपको उसमें डॉलर टॉपिक जो है डॉलर रुपी स्वैप का है. आपको उसमें स्वैप नहीं समझना है, आपको इसमें समझना है लिक्विडिटी. मेन जो टॉपिक है वो लिक्विडिटी का है कि आरबीआई जो है वो स्टॉप इस चीज के माध्यम से, इस टूल के माध्यम से मार्केट में पैसा डालती है और कम करती है. तो ये चीज आप लिखेंगे आपके एग्जाम में जब ये आएगा ना, तो लोग लिखेंगे, लिखते रहेंगे लोग कि इससे आरबीआई समझाते रहेंगे कि आरबीआई परचेज कर रही है, रुपीज जो है वो दे रही है, बट कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे लोग. और कॉन्सेप्ट आप लोग समझाओगे, जो मैंने भी आपके क्लियर किया अपने मेंस के आंसर में. क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? और ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है. आरबीआई जो है वो सेल करती है यूएस डॉलर को और चेक करती है रुपी की वोलेटिलिटी को, जिसके बारे में भी आपको बताया. देखिए डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन रुपी जो है वो डेप्रीसिएट ना हो, तो इसके लिए भी आरबीआई इसका इस्तेमाल जो है वो करती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर वापस डॉलर जो है वो मार्केट में दे दिया, रुपीज जो है वो मतलब डॉलर बेच कर रुपीज ले लिया. अब आप जब कुछ चीज परचेज करते हैं, इस चीज को ऐसे भी समझो, जब आप कुछ चीज परचेज करते हो तो उसकी डिमांड हाई होती है, क्योंकि आपने उसको परचेज किया है. तो डिमांड किसके पास है? आपके पास है उसको परचेज करने की. अब आरबीआई क्या करती है? हम बेचते किस चीज को है? जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. खरीदते किस चीज को है? जिसकी रिक्वायरमेंट है, और जिसकी रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप जो है, अब आरबीआई अभी क्या करती है? अभी अभी तो आरबीआई ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो है, यूएस डॉलर जो है, उसकी वैल्यू बढ़ा दी. अभी मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड मार्केट के अंदर प्राइस जो होंगे वो इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? इंक्रीज होंगे. क्यों? क्योंकि आपने परचेज किया है. जो भी चीज, इसको इस तरीके से समझो कि जो भी चीज आप परचेज कर रहे हो उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है उसकी डिमांड इंक्रीज. डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? मार्केट में बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे. फिर आरबीआई क्या करती है? उसका उल्टा कर देती है, क्योंकि इसने रुपी डॉलर जो स्वैप जो किया था बैंकों के साथ, उसमें उसने साथ ही साथ लेते साथ ही लिख दिया कि मैं इस तारीख को आपको वापस दूंगा और आपको लेना पड़ेगा. आरबीआई ने डॉलर को बेचकर रुपीज ले लिया, और रुपीज लिया तो रुपीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई और स्टेबल हो गई सिचुएशन. दिस इज द थिंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. इकोनॉमिक्स बहुत ईजी है, बट समझना उसको अपन को ईजी तरीके से, राइट. थोड़ा सा ये टॉपिक स्ट्रेच हो गया गाइस, बट ये जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है. आई वांटेड कि हर एक अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रॉपर तरीके से डेवलप हो. और मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ वो टॉपिक पढ़ाने का नहीं होता, आपको सिखाने का होता है कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए. दिस इज द मेन थिंग, राइट. और बॉन्ड मार्केट की, जिसके बारे में मैं भी आपसे बात कर रहा था, तो बॉन्ड यील्ड जो है, यानी कि जिस प्रकार से उसकी ग्रोथ जो हम लोग को देखने को मिल रही है, वो इंक्लाइन हो जाएगा और जो है वो बढ़ेगी हम लोग को देखने को मिलेगी, और तेजी से जो है वो उसकी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट, काफी तेजी से. लिक्विडिटी इंटरवेंशन इंडिकेट करता है आरबीआई के प्लान कि जिसके तहत आरबीआई अलग अलग टूल किट का इस्तेमाल करती है रेदर देन ट्रेडिशनल वन. और सेंट्रल बैंक जो है वो बॉन्ड्स को जो है वो परचेज करेगी जब भी आवश्यकता होगी, और स्ट्रेटेजी क्रिएट करेगी कि किस प्रकार से बॉन्ड मार्केट के अंदर बॉन्ड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करनी है, स्पेशली यूएस डॉलर की, या डिक्रीज करनी है, राइट. आज की डेट में इंक्रीज होगी क्योंकि उसकी डिमांड आरबीआई ने क्रिएट कर दी. डिमांड क्रिएट कर दी आरबीआई ने, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाना है, राइट.
और क्योंकि रुपीज के अगेंस्ट डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाना है, दैट इज फॉर श्योर। बट हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मार्केट के अंदर लिक्विडिटी डालनी है। बट आरबीआई नोज वेरी वेल कि ये चीज हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना है, इसलिए तुरंत बैंकों के साथ उसने एग्रीमेंट कर दिया कि रुपीज जो है वो वापस ले लेगी, डॉलर जो है वो दे देगी, राइट? तो ये चीज है गाइस पूरा वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्लियर हो गई होगी।